दुनिया में या इस भारत में शांति का एक मार्ग सिर्फ बुद्ध ही है। और अशोक की राजआज्ञाएं फिर से प्रसारित होंगी, क्योंकि दुनिया में किसी के पास वो फार्मूला नहीं है, वो सूत्र नहीं है जो दुनिया को एक शक्ति के रूप में रखते हुए शांति स्थापित करे। बिखरे हुए विरासत को फिर से मजबूत बनाने वाला, छत्तीसगढ़ में दीप जलाकर विश्व भ्रमण को जाने वाला, बिखरे हुए विरासत को फिर से मजबूत बनाने वाला, छत्तीसगढ़ में दीप जलाकर विश्व भ्रमण को जाने वाला नाम है जिसका जीवन दीप, बुद्धा की ज्योति जलाने वाला, बुद्धा की ज्योति जलाने वाला। आप आए और आज का विषय, उस विषय पर आप अपने विचार रखें। जीवन दीप मर्द। धन्यवाद संचालक महोदय। आज बड़ा गर्व का विषय है कि इस मगध की धरती पाटलिपुत्र पे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 देशों की महान हस्तियां आई हैं। आप सभी लोग उनका इस्तकबाल कीजिए। और मैं समझता हूं कि सर्वधर्म समभाव का इससे बढ़िया नजारा आप भारत के किसी भी मंच पे नहीं देख सकते। और ये परिकल्पना सम्राट अशोक महान की है। बाकी दुनिया के बहुत से शासक आए और गए, बहुत से धर्मात्मा आए और गए, लेकिन किसी ने भी सर्वधर्म समभाव की बात को अपने शिलालेखों अभिलेखों में नहीं लिखा। लेकिन आप सब उस महान राजा के उत्तराधिकारी हैं, उस महान वंश परंपरा के उत्तराधिकारी हैं, इस मगध की धरती पाटलिपुत्र के उत्तराधिकारी हैं, जिन्होंने इन सबको एक मंच पे बुला के ये सिद्ध कर दिया कि आज से 2500 साल पहले भी हम सर्वधर्म समभाव की भावना रखते थे और आज भी रखते हैं। मंच पे आसीन हम सभी के श्रद्धेय शिवली गुरुजी, वैश्विक धम्म गुरु जैन श्री तारासावा जी, क्रिश्चियनिटी में मानवता को मंत्र देने वाले फादर, सिख धम्म को अलग के रूप में इस पाटलिपुत्र में प्रज्वलित करने वाले ग्रंथी, इस्लाम के शुद्ध मूल रूप को प्रस्तुत करने वाले हमारे गुरुजी, मंच पे आसीन हम सबके अभिभावक, कठोर अभिभावक शत्रुघ्न सिंह शाक्य, राष्ट्रीय महासचिव सम्राट अशोक क्लब, नम्रता मैम आज की उद्घाटनकर्ता, पत्थर तो बहुत से होते हैं, लेकिन पारस पत्थर पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ हिमालय में मिलता है, ऐसा हमने कहीं पढ़ा। और उस हिमालय की सबसे खूबसूरत वादी काठमांडू से चलकर आए हम सबके नेपाल के अभिभावक गार्जियन केशवमान शाक्य साहब, संघरत्न शाक्य साहब, आप लोगों का भी भारत भूमि पे मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दुनिया में बहुत से पारस हैं,
पारस पत्थर होंगे, लेकिन हिमालय के पारस पत्थर की खासियत ये बताई जाती है कि जिसने उस पारस पत्थर को जिस भी लोहे में छुआ वो सोना बन गया। तो ऐसे ही केशवमान शाक्य साहब पारस पत्थर हैं जिनको सम्राट अशोक क्लब ने नेपाल में जाके छुआ और हम सब सोना बन गए नेपाल में जाके। तो आपका मैं स्वागत करता हूं इस भारत भूमि पे। हमारे सामने बैठे पूज्य भिक्षु संघ, माताएं, बहनें, पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी और आने वाली पीढ़ियों के रक्षक हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, आप सभी लोगों का इस अशोक महान के पितामह चंद्रगुप्त की धरती पाटलिपुत्र में स्वागत करता हूं। साथियों, दुनिया में बहुत से व्यक्ति राजा बनते हैं, लेकिन कुछ लोग के पास जब शक्ति आती है तो वो निरंकुश हो जाते हैं। लेकिन दुनिया का एक ऐसा शासक जिसके पास शक्ति आई तो उसने शासन नहीं किया, उसने लोगों के शरीर पे शासन नहीं किया, बल्कि लोक कल्याणकारी राज्यों को कैसे स्थापित किया जाए, कैसे संचालित किया जाए, उसके लिए दुनिया को एक सूत्र दे दिया। और उस महान राजा अशोक की जयंती आज हम लोग इस पाटलिपुत्र में मना रहे हैं। ये बड़े गर्व का विषय है। लेकिन भारत की एक कमी है, मैं देखता हूं कि लोग अपने पूर्वजों को, अपने शहंशाहों को जिन्होंने अच्छे कार्य किए, उनको बहुत जल्दी भूल जाता है। जो जिस समय हम लोग इस भारत भूमि पे बुद्ध और अशोक को भूल चुके थे, उस समय ज्योतिपुंज के रूप में हम लोगों के बीच श्रीलंका से अनागरिक धम्मपाल आते हैं, जिनकी परिपाटी को हमारे बीच हमारे धर्मगुरु शिवली महाथेरो जी आगे बढ़ा रहे हैं। आप उनके जनरल सेक्रेटरी हैं। और अगर अनागरिक धर्मपाल इस भारत भूमि पे नहीं आए होते तो जिस बोध गया को लेके आप सभी इतने चिंतित और परेशान हैं, शायद उसकी पहचान हुई होती या नहीं, इसकी कल्पना मत कीजिए आप लोग। तो जिस समय अनागरिक धम्मपाल इस भारत भूमि पे आए और बौद्ध गया और भारत के बहुत से बौद्ध अवशेषों को उन्होंने खोजा, वो समय इतना आसान नहीं था, बहुत कठिन दौर था। लेकिन उस कठिन दौर में भी श्रीलंका के भिक्षु अनागरिक यहां आते हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और आपकी विरासत को आपको सौंप के जाते हैं। समय बीतता है और जिस समय भारत आजादी के आंदोलन के लिए पूरा कमर कस के तैयार रहता है, उस समय जापान का एक भिक्षु फूजी गुरुजी, जिसके संवाहक हमारे जोन्सोई तारासावा गुरुजी आज बैठे हैं, वो गुरु जब जापान से आते हैं तो उस स्वतंत्रता काल में अपने धम धुबधुबुकियों बजा के, जो आप लोग नम्य होरंगे क्यों का वाचन सुनते हैं, तो ये गुरुजी की देन है कि पूरे दुनिया में एकमात्र ऐसा धर्मगुरु भारत को मिला जिसने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और वो गांधी जी से मिलते हैं और गांधी को अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं। गांधी उनके बहुत अच्छे मित्र हैं। इसकी चर्चा किताबों में बहुत कम आप लोगों को मिलेगी पढ़ने को कि गांधी जी के पास जो अहिंसा का सूत्र मिला था वो फूजी गुरु जी की ही देन थी, वो बौद्ध गुरु की ही देन थी कि जो उन्होंने अहिंसा को अपनाया। उनके दिल में भी अहिंसा रहा होगा, मैं ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन जो मंत्र बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो, जो 3 बंदरों की कथा आप लोग देखते हैं, जो बच्चे हमारे पढ़ते होंगे स्कूल में, वो कॉन्सेप्ट और वो विचार बुद्धिज्म का है। अभी हाल ही में करीब 3-4 साल पहले
चीन की एक नदी सूख गई, अचानक सूख गई, तो उसमें से उस तरह के एक पत्थर की संरचना मिली, उसमें बुद्ध मिले और ये 3 तरह के बंदर मिले। और जो इस तरह की परिकल्पना, इस तरह के पुरातात्विक चिन्ह उस पत्थर पे मिले, तब इस बात को और भी प्रामाणिकता मिल गई कि ये जो संदेश था वो बुद्धिज्म का ही संदेश था। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही बना हुआ एक आधुनिक काल का एक कॉन्सेप्ट है और वहां भी ऐसी कलाकारी है जो 3 बंदरों की कहानी को कहता है। तो बहुत सी चीजें हैं जिनको हम आप नहीं जानते, वो जानने का एक माध्यम हमारे पास नहीं था। लेकिन धन्य है वो ब्रिटिशर्स, धन्य है वो पुरातत्ववेत्ता जिन्होंने भारत के गौरवशाली अतीत को दुनिया के सामने रख दिया। और हम लोगों को धन्यवाद देना चाहिए अलेक्जेंडर कनिंघम का, वाडेल का, जिन्होंने सम्राट अशोक महान की थाती को कुम्हरार हो, चाहे वो आगम कुआं हो या बुलंदी बाग हो, सब जगह खोल खोज के दे दिया। उन्होंने तो अपना काम कर दिया, लेकिन क्या हम अपना काम कर रहे हैं? उन्होंने तो परिचय करा दिया कि ये भारत की विरासत है, ये दुनिया की विरासत है, दुनिया के ज्ञान का केंद्र भारत था। लेकिन क्या भारत के लोग सही में अपनी कर्तव्यों की परिकल्पना, सही में अपने कर्तव्यों को क्या निर्वहन कर रहे हैं? आप अपने दिल पे हाथ रख के इस बात को पूछिएगा और पाइएगा कि जिस पाटलिपुत्र में आप बैठे हैं, उस सम्राट अशोक महान के पितामह चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या परिकल्पना की है। और सोचिए कि 500 साल बाद जब फाहियान आते हैं, वेनसोंग आते हैं, तो ये लिखते हैं कि यहाँ के दरबार ऐसा मालूम पड़ता है कि ये किसी लोक के नहीं बल्कि असुरों ने इसको बनवाया, कोई साधारण व्यक्ति नहीं बनवाया है, ये असुर ही ऐसा निर्माण कर सकते हैं। सोचिए कि उस समय तक उसकी खूबसूरती 500 साल बाद भी जो है उन्होंने लिखा। और एक चीज ये भी लिखा कि सम्राट अशोक महान ने इसी पाटलिपुत्र में एक स्तूप बनवाया और स्तूप के बगल में 30 हाथ ऊंचा एक अशोक स्तंभ, धम्म स्तंभ का उन्होंने जिक्र किया है। हम लोग अभी अपनी भाषा में उसको अशोक स्तंभ कहते हैं, लेकिन उस समय पुरातत्ववेत्ताओं ने, चीनी यात्रियों ने उसको धम्म स्तंभ कहा है। वो धम्म स्तंभ वो देख के गए और उस समय भी इस पाटलिपुत्र के लोग, इस मगध के लोग राजा अशोक की लिखी हुई बात को पढ़ते और समझते और उसका अर्थ बताते थे। ये चीज उन्होंने अपने डायरी में लिखा है। लेकिन आज पुरातात्विक स्थलों को देख के बड़ा दर्द होता है, बड़ा मलान होता है जब भी मैं आता हूं, और खास करके बिहार में हर जगह लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। पाटलिपुत्र की बहुत सी धरोहर जिसको अंग्रेजों ने खोज के भारत सरकार को दिया, अब वहां लोग कब्जा कर रहे हैं, लोग भैंस बांध रहे हैं, लोग कुत्ते बिल्लियां वहां चरा रहे हैं। तो ऐसी श्रद्धा हो गई है, तो वैसे लोगों को समझाया जाना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि बुद्ध और अशोक, इस भारत के पास 2 ऐसी थाती है जिसका अगर व्यक्ति पालन करे, अगर बनना चाहे तो बड़े आसानी से बन भी सकता है, लेकिन अगर न बनना चाहे तो बहुत कठिनाई के बाद कभी बन भी नहीं सकता। और इन्होंने वो सूत्र दिए हमें, बुद्ध ने वो मार्ग दिए कि कोई भी व्यक्ति बुद्ध बन सकता है। वैसे ही राजा अशोक ने किसी भी राजा के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए राजा होने के वो सारे फार्मूले दे दिए। उनके स्तंभों में उन्होंने स्पष्ट लिख दिया कि एक राजा को चिरस्थायी राजा कैसे बने रहना संभव है। उन्होंने अपने अभिलेखों में लिखा है, अपने शिलालेखों में लिखा है। तो आज के राजाओं के लिए तो प्रेरणा की बात है
और जो युवा अगर चाहते हैं देश की सेवा करना, उनके लिए भी वो प्रेरणा की बात है। अशोक होना आसान नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं कि अगर आप चाहें तो आप अशोक के जीवन का एक हिस्सा जी न सकें। अशोक अपने अभिलेखों में लिखते हैं कि हमने 256 रातें राजमहल के बाहर बिताई। तो जो लोग अगर ऐसा करेंगे, अपने लक्ष्य के लिए अपने जीवन के महत्वपूर्ण रात और दिन देंगे, उनको निश्चित ही अशोक जैसा पराक्रम हासिल हो सकता है। और हुआ भी है। राजा हर्षवर्धन ने बहुत तप किया, बहुत परिश्रम किया, तब दुनिया के लोग आज भी कहते हैं कि भारत में अंतिम जो बौद्ध राजा थे वो राजा हर्षवर्धन। तो मैं कह रहा था राजा अशोक के पितामह चंद्रगुप्त की बात, मौर्य की बात, जो उन्होंने इतना सुंदर पाटलिपुत्र बनाया, इतना अच्छा इस भारत की शासन व्यवस्था को दिया, और उसको अशोक महान ने अपने कर्तव्यों से, अपने पुरुषार्थ से इस भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक छाए। और आज हम जाके नेपाल अपने मित्र देश से अगर बात करते हैं कि हम भारत देश से आए हैं, आपसे मित्रवत संबंध स्थापित करना चाहते हैं, या भारत के लोग किसी भी दुनिया में जाके ये कहते हैं कि हम भारत से आए हैं और बुद्ध की धरती से आए हैं, अशोक की धरती से आए हैं, तो उनके पराक्रम का ही परिणाम। और कहीं ना कहीं ये पराक्रम हम आपको करते रहने की जरूरत है। पूरी दुनिया में लोग ऐसा जानते और मानते और चाहते भी हैं कि भारत के लोग आए और बुद्ध और अशोक को उसी भाषा में, उसी शैली में, जिस तरह से वो निस्वार्थ भाव से पूरी दुनिया में शांति, सौम्य, साहस और कार्यकुशलता स्थापित किए, उस तरह से लोग स्थापित करें, बिना किसी छल प्रपंच के। सोचिए कि यूनान का राजा सिकंदर जब भारत पर आक्रमण करने के फिराक में आता है यहाँ पे, और यहाँ के लोगों पे सोचता है कि उन पे शासन करें, लेकिन राजा अशोक का जब समय आता है तो उन्होंने यूनान में यहाँ के औषधीय पौधों का वितरण करवाया। ऐसी इच्छा रखनी होगी हम आपको कि जो आपके प्रति बुरा सोचे, बुरा करे, उसके प्रति भी हम लोगों के मन में अच्छे विचार होने चाहिए। तभी तो हम राजा अशोक की परिकल्पना और उनके शासन नीति को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और अभी क्या समय आ रहा है कि कोई भी अगर कुछ बोल दिया तो तुरंत हम रिएक्ट हो जा रहे हैं। रिएक्शन में नहीं आना है, क्योंकि वो चाहता है कि आप रिएक्शन में आए, आप अपने मूल रास्ते से तुरंत भटक जाएं। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि सम्राट अशोक क्लब का 30 साल का मेहनत आप लोगों ने जिस तरह से सजो के रखा है, इसको ऐसे ही हम लोगों को रखना है। अपने लक्ष्य से कभी भी अडिग नहीं होना है। कहते हैं ना कि हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, तो अगर कुत्तों पे आप ध्यान दीजिएगा तो आप चल नहीं पाइएगा। तो हम लोगों को इस विरासत का संरक्षण, संवर्धन करते रहना है, और पूरी दुनिया में बुद्ध और अशोक की बात, यूं कहें कि मानव कल्याण की बात, क्योंकि अशोक ने कहीं भी अपने पूरे अभिलेख में स्पष्ट रूप से यह निर्देशित नहीं किया है कि आप किसी धर्म विशेष का प्रचार करें। उन्होंने मानवता, शांति की स्थापना की बात की है, क्योंकि उस समय पूरी दुनिया में बुद्ध का ही धर्म सबसे श्रेष्ठ था। अभी हमारे जापान के गुरुजी पाकिस्तान में धम्म यात्रा कर रहे थे, तो इनसे चर्चा हो रही थी, तो बता रहे थे कि वहाँ के लोग जो इस्लाम को मानते हैं, वो लोग बुद्धिज्म को बहुत प्योर हार्ट से एक्सेप्ट करते हैं, और पाकिस्तान के लोग भी अब इसको संरक्षित कर रहे हैं बुद्धिज्म को, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया है कि बिना बुद्धिज्म के संवर्धन के हम दुनिया में शांति कायम नहीं कर सकते।
ये किसी धर्म की आलोचना नहीं है, ये बुद्धिज्म की अच्छाई है, ये उसकी खासियत है, ये खुसूसियत है उसकी। और इस खासियत को बनाने के लिए आपको भी चोटी का पराक्रम करना पड़ेगा। और दुनिया के बहुत से देश बुद्धिज्म को बहुत तेजी से अपना रहे हैं। सबके लक्ष्य अलग हैं। कोई पर्यटन के रूप में इसको ले रहा है, कोई शांति के रूप में ले रहा है। और इस बार तो अभी लोकसभा में आप लोगों ने स्पीच सुना होगा, बहुत तरह की चर्चाएं हो रही हैं। लोग बुद्ध को ले आ रहे हैं और कह भी रहे हैं कि दुनिया में या इस भारत में शांति का एक मार्ग सिर्फ बुद्ध ही है। और अशोक की राजआज्ञाएं फिर से प्रसारित होंगी, क्योंकि दुनिया में किसी के पास वो फार्मूला नहीं है, वो सूत्र नहीं है जो दुनिया को एक शक्ति के रूप में रखते हुए शांति स्थापित करे। इन्हीं बातों के साथ सम्राट अशोक क्लब के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णु कुमार जी, जिनके नेतृत्व में आप सभी ने इतना मेहनत करके, सभी जिला के जिलाध्यक्षों ने, वहां के कार्यकर्ताओं ने इतना तन मन धन से, मैं तो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे और तमाम मीटिंग को ज्वाइन कर रहा था, तो आप लोगों की मेहनत को देख के पूरा छत्तीसगढ़ ऊर्जा ले रहा था। तो पाटलिपुत्र के लोग, मगध के लोग ये ना सोचें कि वो मगध और पाटलिपुत्र या बिहार तक वो सीमित हैं। पूरी दुनिया आपसे ही ऊर्जा लेती है। आज से 2500 साल पहले भी ऊर्जा लेती थी और आज भी ऊर्जा ले रही है। और जिस संसद में समस्या जब खड़ी होती है तो वैशाली की तरफ वो देखता है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं और आप लोगों से अनुमति लेता हूं, इस साहस और उत्साह के साथ कि आप लोग फिर अगले साल इससे भी बढ़िया बेहतरीन सम्राट अशोक की जयंती मनाएंगे। सबको नमो बुद्धाय, जय भारत। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।